हेलो एवरीवन। हम लोग आज अपनी लास्ट वीडियो को जहाँ पे हमने एंड किया था वहीं से आज वाली वीडियो कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में पिछड़े वर्ग के बारे में, है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में पढ़ा था, पिछड़े वर्ग का अर्थ क्या होता है ये पढ़ा था। इसमें हमने लास्ट में देखा था कि संविधान में पिछड़े वर्ग का कोई भी निश्चित अर्थ नहीं बताया गया, है ना। इसलिए यह आवश्यक हो गया कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 340 के आधार पर किसी आयोग को नियुक्त करके पिछड़े वर्ग की कसौटियों का निर्धारण करके उन्हें विशेष सुविधाएं देने का प्रयत्न करें। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए तो संविधान में विशेष प्रावधान कर दिए गए थे, लेकिन उसके अलावा शूद्र वर्ण की जो अन्य जातियाँ थीं, जो बची हुई जातियाँ थीं, है ना, उनके लिए संविधान में कोई भी विशेष प्रावधान नहीं किए गए थे। तो अब यह आवश्यक हो गया था कि पिछड़े वर्ग की कसौटियों को निर्धारित किया जाए कि किन वर्गों को हम पिछड़ा वर्ग में रखेंगे और उनके लिए विशेष सुविधाएं देने का प्रयत्न किया जाए। ठीक है, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि पिछड़े वर्ग से संबंधित कौन कौन से आयोग बने हैं। ठीक है, इसके प्रयास कहाँ से किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रयास था ये कहाँ से आपका स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी था कि अनुसूचित जातियों के अलावा जो बची हुई पिछड़ी जातियाँ थीं उनको एक अलग श्रेणी मानकर उन्हें आरक्षण देने का पहला आंदोलन किसने शुरू किया था? पेरियार ईवी रामास्वामी ने। कहाँ पे शुरू किया था? मद्रास में। इस आंदोलन का नाम क्या था? आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ओके, इस आंदोलन को शुरू करने का रीज़न क्या था, कारण क्या था? देखो, उस समय मद्रास में ब्राह्मण जातियों की कुल जनसंख्या केवल 3% थी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मान लो ये मद्रास है ना, यहाँ पे पूरी 100% जनसंख्या है। ठीक है, 100% में से केवल 3% लोग, बिल्कुल थोड़े से, है ना, ये क्या है? ब्राह्मण। लेकिन मद्रास की पूरी राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर इन्हीं 3% लोगों का एकाधिकार था, है ना। यानी कि वहाँ की जो राजनीति थी उसमें भी पूरी तरीके से इन्हीं लोगों का वर्चस्व था, वहाँ के सामाजिक जीवन पे भी ब्राह्मणों का वर्चस्व था, और बाकी की जो जनसंख्या थी, बाकी के जो लोग थे, उनको कोई भी अधिकार नहीं दिए गए थे। इस कारण से रामास्वामी ने क्या करा? उन्होंने एक पार्टी बनाई। क्या नाम था उस पार्टी का? द्रविड़ कड़घम पार्टी। हम लोग देख लेते हैं, इनकी पार्टी का नाम क्या है? द्रविड़, ऐसे, ठीक है, द्रविड़ कड़घम पार्टी। ठीक है, ये मद्रास में पार्टी बनाई थी। किसने? पेरियार ईवी रामास्वामी ने। ठीक है, तो रामास्वामी की द्रविड़ कड़घम पार्टी के द्वारा जब पिछड़ी जातियों का आंदोलन बहुत तेज हो गया तो उन्हें आरक्षण देने का मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भेज दिया गया। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने एक आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। इनकी पार्टी कौन सी थी? द्रविड़ कड़घम पार्टी। और जब ये पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का मामला, है ना, कि हाँ पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया जाए, इस मामले ने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा, ये आंदोलन बहुत तेज हो गया। तब इस मामले को कहाँ भेजा गया? सर्वोच्च न्यायालय में भेजा गया, है ना। कहाँ पे भेज दिया गया? हाई कोर्ट में। ठीक है, इस मामले को हाई कोर्ट में भेजा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना नहीं स्वीकार किया। उसके पीछे का रीज़न क्या था? उन्होंने ये बोला कि संविधान के अनुच्छेद 340 में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, इसलिए हम इनको आरक्षण नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन सन 1950 में पिछड़ी जातियों द्वारा किया जाने वाला आंदोलन जब बहुत तेज हो गया, तब सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नई धारा 16(4) को जोड़ा। ठीक है, और यह व्यवस्था की कि प्रत्येक, देखो इसमें हमने देखा कि जब भाई सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहुंचा, किसके प्रयास से? ईवी रामास्वामी के प्रयास से। जब बहुत तेज आंदोलन हो गया, बहुत ज़्यादा मामला फैल गया, तो सर्वोच्च न्यायालय में भेजा गया कि हाँ भाई जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण दिया जाए। लेकिन
जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने आरक्षण देना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने क्या अपना फैक्ट रखा कि क्यों हम इसलिए इन्हें आरक्षण नहीं दे सकते हैं क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 340 है उसमें कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन सन 1950 में जब ये आंदोलन ज़्यादा ही तेज हो गया तब सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नई धारा 16(4) को जोड़ा। ठीक है, और यह व्यवस्था की कि प्रत्येक राज्य को यह अधिकार होगा। किसको अधिकार दिया गया? राज्यों को, है ना। हमारा भारत जो है उसमें बहुत सारे राज्य हैं, तो उन्होंने कहा कि हर एक राज्य को यह अधिकार होगा कि उसकी राय में राज्य के जिन पिछड़े वर्गों की सेवाओं में समुचित स्थान प्राप्त नहीं हो सका है उन्हें सार्वजनिक नियुक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जब आंदोलन बहुत तेज हो गया तो कुछ ना कुछ तो उसका सॉल्यूशन निकालना ही था गवर्नमेंट को। तो सर्वोच्च न्यायालय ने तो मना कर दिया, लेकिन सरकार ने क्या कहा कि हाँ, हम राज्यों को ये अधिकार देते हैं कि जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो भी पिछड़े वर्ग हैं और उन्हें अगर सेवाओं में समुचित यानी कि उचित स्थान प्राप्त नहीं है उन लोगों को, तो उन्हें सार्वजनिक नियुक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर उनकी लोग सरकारी सेवाओं में नहीं है, सार्वजनिक सेवाओं में नहीं है, तो उन्हें क्या, राज्यों को ये अधिकार दिया गया कि वो उनको आरक्षण का लाभ दे सकते हैं। फलस्वरूप सबसे पहले कहाँ पे हुआ? सबसे पहले मद्रास सरकार ने सन 1951 में राज्य की सेवाओं में यानी कि, है ना, राज्य की सेवाओं में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना शुरू कर दिया। ठीक है, सबसे पहले आरक्षण कहाँ पे शुरू हुआ? रिजर्वेशन कहाँ पे देना शुरू हुआ? मद्रास की सरकार ने सबसे पहले शुरू किया। कब? सन 1951 में। तो उन्होंने क्या कहा, हाँ, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स हैं, है ना, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सेवा मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट में जो भी नियुक्तियाँ की जाएंगी या जो भी जॉब निकलेंगी उनमें पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी और उन सीटों पे पिछड़े वर्ग के लोग ही नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ से यह आवश्यक समझा जाने लगा कि एक आयोग की नियुक्ति करके ऐसी कसौटियाँ तय की जाएं जिनकी सहायता से पूरे देश में पिछड़े वर्गों की पहचान की जा सके। ठीक है, तो अब जो हमारे यहाँ बना है कि हाँ, पिछड़े वर्ग में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं कि किन किन वर्गों को पिछड़े वर्ग में रखा जाएगा, तो उसके लिए पृष्ठभूमि यहीं से तैयार हुई, है ना। तो क्या अब यहाँ से क्या बात निकल के आई कि हाँ, एक आयोग ऐसा पर्टिकुलर एक आयोग ऐसा बना दिया जाए जो क्या करेगा, जो ऐसी कसौटियाँ तय करेगा जिसकी सहायता से पूरे देश में पिछड़े वर्ग की पहचान करी जा सके। ठीक है, नेक्स्ट, इसके फलस्वरूप सबसे पहले जो हमारा आयोग बना वो कौन सा है? काका कालेलकर आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। काका कालेलकर कमीशन। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 31, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जनवरी 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त हुआ। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ये अधिकार दिया गया है कि हाँ, एक पिछड़ा वर्ग बनाया जा सकता है ना। तो अब कब बनाया गया? जनवरी 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना? जनवरी 1953 में। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में? काका कालेलकर की अध्यक्षता। इस आयोग ने पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए 4 कसौटियों को महत्वपूर्ण माना। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हाँ, पिछड़े वर्गों के लिए कुछ कसौटियाँ निश्चित करी जाएं, है ना, और फिर उनकी दशाओं में सुधार के लिए, है ना, या उन्हें विशेष सुविधाएं देने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आयोग बना आपका पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर, है ना, इस आयोग ने 4 कसौटियों को महत्वपूर्ण माना। इसके अनुसार पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उन जातियों से है जो कैसी हों? हिंदुओं के जाति संस्तरण में निम्न सामाजिक परिस्थिति वाली हों। ठीक है, उन्होंने कहा हम किन जातियों को पिछड़ी वर्ग में रखेंगे? जो निम्न सामाजिक स्थिति वाली हों। ठीक है, यानी कि समाज में उनकी स्थिति निम्न हो। दूसरा, जिनके एक बड़े हिस्से में शैक्षणिक विकास की बहुत कमी हो, यानी कि ऐसे जातियाँ जिनका शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया है ना,
यानी कि शैक्षणिक विकास में बहुत कमी हो। तीसरा, राजकीय सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम हो, यानी कि ऐसी जातियाँ जिनके लोग राजकीय सेवाओं में बहुत ही कम हैं, ठीक है, उन लोगों को पिछड़े वर्ग में रखेंगे। चौथा, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में उनका अधिक विकास नहीं हो सका हो। तो ये 4 कसौटियाँ उन्होंने बताई, जिन और जो जातियाँ इन चारों कसौटियों को, है ना, फुलफिल करेंगी उनको पिछड़े वर्ग में रखा जाएगा, है ना, यानी कि जिनकी सामाजिक स्थिति निम्न हो, या फिर जिनका शैक्षणिक विकास ना हुआ हो, जिनका राजकीय सेवाओं यानी कि सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व तो बहुत कम हो, और चौथा, जिन ना तो वो लोग व्यापार में, वाणिज्य में या उद्योग के क्षेत्र में अपना विकास कर पाए हों। तो इस तरीके से ये 4 कसौटियाँ बताई गई जो आपका पहला पिछड़ा वर्ग आयोग आया, ठीक है। फिर क्या हुआ, लेकिन इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत कर दी, ठीक है, और उन्होंने मतलब सब पूरे भारत का क्या करा, सर्वे किया, है ना, ये जो भी किया हो, तो उसमें क्या उन्होंने पाया कि 2399 जातियाँ इस तरीके की हैं, ना तो जिनका शैक्षणिक विकास हुआ है, उनकी सामाजिक स्थिति निम्न है, उद्योग धंधों में उनका कोई भी विकास नहीं हो पाया है। तो इस तरीके से उन्होंने 2399 जातियाँ ढूंढी, है ना, किसमें, उनको पिछड़े वर्गों में शामिल किया। उन्होंने 2399 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया तथा 837 जातियों को सबसे अधिक पिछड़ा हुआ माना। उन्होंने कहा कि 2399 जातियाँ ऐसी हैं जो इन कसौटियों पर खरी उतरती हैं, और 837 जातियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। लेकिन सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया, है ना। क्यों नहीं करा गया? देखो, आयोग ने, अब इस आयोग की सिफारिशें क्या थी, है ना, उन्होंने क्या क्या बातें कही थी। इस आयोग ने यह सिफारिश की कि भारतीय समाज में इन जातियों के पिछड़ेपन का कारण जाति व्यवस्था में इनकी निम्न स्थिति का होना है। यानी कि ये जो पिछड़े वर्ग में उन्होंने जातियाँ रखी हैं, है ना, उनके पिछड़ेपन का कारण उन्होंने क्या बताया कि जाति व्यवस्था में इनकी स्थिति निम्न है। अगला, इस कारण हिंदू जातियों के अतिरिक्त दूसरे धर्म से संबंधित निम्न जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करना उचित नहीं है। अर्थात इन्होंने केवल पिछड़े वर्ग में हिंदू पिछड़ी जातियों को ही शामिल किया था, यानी कि क्योंकि इन्होंने बोला कि ये हिंदुओं में जो जाति व्यवस्था है उसमें ये जातियाँ बहुत ही निम्न स्थिति में हैं, इसलिए इन्होंने किसी भी दूसरे धर्म की जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं किया था। इस आयोग ने सभी स्त्रियों को एक वर्ग मानते हुए उन्हें भी पिछड़े वर्ग में शामिल करने की सिफारिश करी थी। इन्होंने कहा यहाँ स्त्रियों को भी पिछड़े वर्ग में ही शामिल किया जाए, लेकिन सरकार द्वारा इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। यहीं से भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान और उनके आरक्षण को लेकर नई राजनीति आरंभ हो गई, है ना। अब ये एक पॉलिटिकल इशू बन गया। फलस्वरूप विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए सरकार पर दबाव डालना आरंभ कर दिया, है ना। वही अब सबका क्या हुआ कि हाँ भाई हमको वोट दीजिए, हम आपके लिए आरक्षण की व्यवस्था सरकार द्वारा करवाएंगे, कि हाँ हम सरकार पर दबाव डालेंगे कि हाँ पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए। अब भाई जो पार्टी ये बोलेगी कि हाँ भाई हम तुमको आरक्षण दिलवाएंगे, हम सरकारी नौकरियों में तुमको स्थान दिलवाएंगे, तुम्हारे लिए सीटें रिजर्व करवाएंगे, तो व्यक्ति तो उसी को वोट देगा ना कि हाँ अगर इनकी सरकार आएगी तो ये भाई ये चीज़ें लागू कर देंगे ये, है ना। तो इस तरीके से ये वोट बैंक की राजनीति यहाँ से प्रारंभ हो गई, ठीक। लेकिन कुल मिला के ये जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग आया था इसको सरकार द्वारा नहीं माना गया, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा आयोग आया आपका, जिसका क्या नाम है, मंडल आयोग। बहुत पूछा जाता है दूसरा आयोग कौन सा है, मंडल आयोग आया। कब आया था, 1979 में, ठीक है। 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग आया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बीपी मंडल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा आयोग कब आया, 1979 में। कब, जब केंद्र में पहली बार कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, है ना। तब सरकार बनी, तब यह सोचा जाने लगा कि कांग्रेस को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से मिलने वाले समर्थन का सामना करने के लिए ये ज़रूरी है कि इनसे भी अधिक जनसंख्या वाले पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देकर उनका समर्थन लिया जाए, है ना। यहाँ पे भी राजनीति हुई,
ठीक है। उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या करा था, अनुसूचित जाति यानी कि SC ST को आरक्षण का लाभ दिलवाया। तो भाई इन लोगों ने वोट किसको दिया, कांग्रेस को दिया। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कब बनी थी, 1977 में, ठीक है, 1977 में। तो अब भाई उन्हें वोट चाहिए थे लोगों से, तो SC ST तो उनको वोट देगा नहीं, क्योंकि वो तो कांग्रेस को वोट देगा, है ना। ये दोनों किसको वोट देंगे, कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने इनको आरक्षण दिलवाया, सरकारी नौकरियों में जगह दिलवाई, ठीक है ना। तो अब जो आपकी भारतीय जनता पार्टी आई, उन्होंने क्या सोचा कि अब हमें भाई SC ST की जनसंख्या क्या है, कम है, इसमें लोग कम है, लेकिन पिछड़े वर्ग में बहुत सारे लोग आते हैं। तो इन्होंने क्या सोचा कि अब हमें इनसे ज़्यादा, है ना, इनसे ज़्यादा जनसंख्या वाले पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ हम देंगे और उनका समर्थन लेंगे, है ना। तो वो लोग क्या करेंगे, हमको ही वोट देंगे, ठीक है ना, सीधी सी बात है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या, OBC यानी कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए कि हाँ उनको आरक्षण मिल सके। इस आधार पर 1979 में, ठीक है, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे, BP मंडल। अतः इस आयोग को मंडल आयोग के भी नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इस आयोग को क्या कहते हैं, मंडल आयोग, मंडल कमीशन भी कहते हैं। मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। कब प्रस्तुत करी, 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, ठीक है। आयोग ने अब जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी उसमें उन्होंने क्या कहा, आयोग ने सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर भारत की 3743 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा था, जो काका कालेलकर आयोग आया था, उसमें 2399 जातियों को इन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग में रखने को बोला था, है ना। उन्होंने कहा था इतनी जातियों को रखा जाए। लेकिन जो मंडल कमीशन आया उसमें उन्होंने क्या क्या आधार थे, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हों, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों, या जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हों, ऐसे जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। और इस तरह की उन्होंने कितनी जातियाँ बताई, 3743, है ना। उन्होंने कहा 3743 जातियाँ ऐसी हैं जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ी हुई हैं, ठीक है। अब आयोग ने यह सिफारिश की कि सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले सभी, अब इस आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं कि हाँ, तो आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनमें पिछड़े वर्गों के लिए 27%, कितने परसेंट, 27% आरक्षण दिया जाए, ठीक है। सरकारी नौकरियों पिछड़े वर्गों के लिए 27% स्थान आरक्षित किए जाएं। इसके अलावा शिक्षा संस्थाओं में भी 27% स्थान पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दिया जाए, ठीक है। फिर क्या होता है, देखो, इस आयोग ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर दी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि अप्रैल 1982 में, 1979 में इन्होंने अपनी आयोग बनाया और 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। लेकिन अप्रैल 1982 में क्या हो गया, जब तक उन्होंने सारा सर्वे किया, अपना सब कुछ प्रस्तुत किया, है ना, धीरे धीरे भाई सरकारी काम धीरे धीरे चलता है। तो अप्रैल 1982 को जब मंडल आयोग की रिपोर्ट संसद के सामने रखी गई, ठीक है, 1982 में इन्होंने रिपोर्ट अपनी संसद के सामने रखी, तब केंद्र में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी फिर से आ चुकी। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि पहले कांग्रेस थी, SC ST को आरक्षण दिया गया। फिर जब भारतीय जनता पार्टी आई 1977 में, उसके बाद में उन्होंने OBC को आरक्षण देने का मामला उठाया, ठीक है। फिर जब तक ये सारी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, बनी, सब काम हुए, तब तक क्या हुआ, फिर से केंद्र में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी बन गई, फिर से कांग्रेस पार्टी आ गई सत्ता में। अब सरकार ने इस रिपोर्ट को फिर ना तो स्वीकार ही किया और ना ही अस्वीकार किया। कांग्रेस गवर्नमेंट जो आई, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा अगर वही बात है, अगर अस्वीकार कर देते हैं तो हो सकता है OBC के सारे वोट कट जाए उनको, है ना। तो इस वजह से ना तो उन्होंने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया और ना ही अस्वीकार किया। फिर दिसंबर 1989 में, ठीक है, 1982 में प्रस्तुत की थी संसद के सामने। फिर 1989 में जब यहाँ राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, तब BP सिंह
सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की घोषणा करने के साथ मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। ठीक है, मंडल आयोग में और क्या था, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था जो काका कालेलकर आयोग आया था, जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था, उसमें क्या था, उसमें दूसरी जाति के लोगों दूसरे धर्म के लोगों को नहीं शामिल किया गया था, है ना। लेकिन जो आपका मंडल आयोग था, इसमें दूसरे धर्म की भी जो निम्न वर्ग के लोग हैं, यानी कि दूसरे धर्म के भी सामाजिक, शैक्षणिक या आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें भी ओबीसी में शामिल किया गया। ठीक है, तो जब ये राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी 1989 में, तब बीपी सिंह की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण देने की घोषणा कर दी, और जो मंडल आयोग ने जो भी सिफारिशें की थी उनको भी लागू कर दिया गया। ठीक है, यहीं से अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित मामला तरह तरह के विवाद से घिरने लगा, है ना। अब उसके ऊपर और ज़्यादा पॉलिटिक्स होने लगी। पूरे देश में इस विषय के पक्ष में और विपक्ष में हिंसक आंदोलन होने लगे। अब जब वही है ना कि कुछ लोग उसके पक्ष में थे आरक्षण के, कुछ उसके विपक्ष में थे कि भाई नहीं, आरक्षण ना दिया जाए, है ना। आज भी बहुत सारे लोग आरक्षण के विपक्ष में भी रहते हैं कि भाई आरक्षण ना दिया जाए। ठीक है, कुछ पक्ष में रहते हैं। तो इसी तरीके से उस समय भी यही मामला बहुत ज़्यादा, उस मामले ने हिंसक रूप ले लिया। फलस्वरूप जो ओबीसी के बारे में ये जो मामला था पूरा, वो कहाँ पहुँचा, सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा। ठीक है, फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गहराई से विचार किया गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 1992 में अपना ऐतिहासिक निर्णय देते हुए अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, फाइनली ये आरक्षण देने की बात स्वीकार कर ली गई। ठीक है, गवर्नमेंट ने तो कर ही दिया था, लेकिन जब इस मामले ने बहुत तूल लिया, है ना, हिंसक आंदोलन होने लगे, तो मामला कहाँ पहुँचा, सर्वोच्च न्यायालय में। क्योंकि निर्णय लेने का काम फाइनली हमारे यहाँ कौन करता है, न्यायालय, कोर्ट, है ना। तो हाई कोर्ट में मामला पहुँचा, तो हाई कोर्ट ने भी फाइनली अपना यही निर्णय दिया। कब, नवंबर 1992 में, कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी कसौटी के रूप में क्या माना था कि हाँ, जो वर्ग सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, जो वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा, आर्थिक पिछड़ेपन को आधार नहीं माना गया। ठीक है, अगर पूछेगा कोई भी किन आधारों पर पिछड़े वर्ग में जातियों को शामिल किया गया, तो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, यानी कि जो लोग सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको। ठीक है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें, बिल्कुल अच्छे से याद करनी है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय कर दिया सन 1992 में कितना % आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी को, 27%। और किन आधार पे लोगों को पिछड़े वर्ग में रखा गया या जातियों को पिछड़े वर्ग में माना गया, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे जो लोग पिछड़े हुए थे, और आर्थिक पिछड़ेपन को आधार नहीं माना गया। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ प्रमुख बातों पर जोर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या क्या कहा था, इससे पहले अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोगों ने देखा कि आर्थिक पिछड़ेपन को आधार नहीं माना गया। ठीक है, हाँ ठीक, यहीं से आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किन बातों पर जोर दिया, देखो, पहला, उन्होंने बोला कि अन्य पिछड़ा वर्ग में इन्हीं जातियों को शामिल किया जा सकता है जिनकी स्थिति सामाजिक आधार पर निम्न है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था कि हाँ, सामाजिक पिछड़ेपन को उन्होंने माना, सामाजिक आधार पर जो लोग पिछड़े हुए हैं उन्हें ओबीसी में रखा जाएगा। अगला, मुस्लिम और ईसाई समुदाय में पाई जाने वाली निम्न जातियों को भी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया। ठीक है, मैंने जैसे बताया था कि जो अन्य धर्म की पिछड़ी हुई जातियाँ थीं उन्हें भी ओबीसी में रखा जाएगा। अगला, उन्होंने बोला लेकिन पिछड़े वर्ग में जो लोग क्रीमी लेयर मतलब जो लोग थोड़े से संपन्न हैं, यानी कि भाई सभी लोग तो उसमें पिछड़े हुए नहीं थे, उन्होंने कहा, लेकिन कुछ लोगों की स्थिति में सुधार हो चुका है, तो वो जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं, यानी कि क्रीम में लेयर होती है ना जो ऊपर की, तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो लोग ऊपर उठ चुके हैं, है ना, जो लोग थोड़े से संपन्न हो चुके हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
ठीक। अगला, प्रत्येक राज्य में ऐसे आयोगों का गठन होना जरूरी है जो पिछड़े वर्गों की पहचान करके उन्हें आरक्षण का लाभ दें। ठीक है, उन्होंने कहा कि हर एक राज्य में ऐसे आयोग बनाए जाएंगे जो अपने राज्य में पिछड़े वर्गों की पहचान करें और उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करें। नेक्स्ट, पिछड़े वर्गों में संपन्न लोगों की पहचान करने का काम केंद्र सरकार को दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी बातें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में बताई। फिर इस निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार ने सन 1992 में एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करी। जैसे हम लोगों ने इस वाली स्लाइड में देखें कि केंद्र सरकार ने सन 1992 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? सन 1992 में। ठीक है, इसका काम क्या था? अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में विभिन्न जातियों को शामिल करना या किसी जाति को हटाने के बारे में सरकार को सलाह देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, मार्च 1993 को केंद्र सरकार ने प्रसाद समिति की नियुक्ति की। ठीक है, 1993 में एक समिति बनाई गई, प्रसाद समिति। इसका काम क्या था? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर यह मालूम करना कि पिछड़े वर्ग में किन लोगों को शामिल अथवा क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाए। ठीक है, अच्छा ठीक है, प्रसाद समिति किस लिए बनाई गई थी? कि क्रीमी लेयर में किन लोगों को रखा जाए। ठीक है, इस समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 1993 से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की नीति को लागू कर दिया गया। अब आपसे पूछेगा कि भाई आरक्षण की बात तो पहले ही कह दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात सामने रखी है, आयोग भी बन गया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय भी दे दिया, लेकिन ये जो आरक्षण की नीति थी ये लागू कब से हुई? ठीक है, जो 27% आरक्षण देने की बात थी ये लागू कब से करी गई? 8 सितंबर 1993 से। ठीक है, प्रसाद समिति किससे संबंधित है? क्रीमी लेयर से संबंधित, यानी कि क्रीमी लेयर में किन लोगों को रखा जाए, किन वर्गों को क्रीमी लेयर में रखा जाए, उसके लिए प्रसाद समिति बनी थी। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग किसी जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने के अनुरोध को केंद्र सरकार को भेजता है। ठीक है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना है वो क्या करता है कि किसी भी जाति को अगर पिछड़ा वर्ग में रखना है, उसकी सूची में शामिल करवाना है, तो उसके लिए वो अनुरोध किसे भेजते हैं? केंद्र सरकार को भेजते हैं। ठीक है, तथा संबंधित निर्णय केंद्र सरकार के स्तर पर ही किए जाते हैं। ठीक है, मतलब फाइनल डिसीजन केंद्र सरकार ही लेती है कि हाँ इस जाति को हमें पिछड़ा वर्ग में रखना है या नहीं रखना है। सिफारिश कौन भेजता है? पिछड़ा वर्ग आयोग भेजता है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी सिफारिश किसको भेजता है? केंद्र सरकार को भेजता है। फिर उस पर निर्णय कौन लेती है? केंद्र सरकार। ठीक है, जैसे कि कुछ साल पहले जाट, गुर्जर और अनेक दूसरी जातियों को ओबीसी में शामिल किए जाने को लेकर बहुत सारे आंदोलन हुए कि हाँ जाट को और गुर्जर को भी ओबीसी में रखा जाए। ओबीसी में आने का भाई क्यों ये लोग अपने आप को किसी भी इस तरीके की जातियों में लाना चाहते हैं? ताकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके, है ना। तो जाट और गुर्जर और बाकी अन्य जातियों द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल किए जाने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए गए। उन्हें देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा एक नया पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। ठीक है, वर्ष 2017 से इसका नाम राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग रखा गया तथा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे हमारे जो पिछड़े वर्ग से संबंधित आयोग थे वो दोनों ही ख़त्म हो गए हैं। इससे रिलेटेड हम लोग MCQs आगे सॉल्व करेंगे। उससे पहले इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी डेट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, और मैंने आगे ये प्लान किया है कि हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बल्कि लाइव वीडियो हम चाहते हैं जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम लाइव सॉल्व करें। आप लोग क्वेश्चंस के आंसर बताइए। ठीक है, मेरे बताने से पहले आपको कुछ टाइम दिया जाएगा और आप उनके आंसर कमेंट्स में बताइए। उसके बाद में हम करेक्ट आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको भी पता चलेगा कि कितनी तैयारी हो रही है। ठीक है, जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें रखे जाएंगे। ठीक है, तो तब तक ये सारी चीज़ें तैयार कीजिए,
साथ के साथ बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।